एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्या क्यों। ये जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, क्लास 9th। देखिए, हमें जो है नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, है ना, तब भी हमको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है ना। अच्छा, हमारे मन में बहुत सारे जो बच्चे हैं जो अभी एसएसटी पढ़ना जिन्होंने शुरू किया है, उनके मन में कई सवाल होते हैं, क्योंकि एक वर्ड लोकतंत्र, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, ऐसा हम पढ़ते आते हैं, है ना, और सुनते आते हैं। लेकिन हमको ये पता ही नहीं है कि लोकतंत्र है क्या, है ना। जिसने जैसा बता दिया हमने वैसा मान लिया, पर हमको रियल में नहीं पता कि लोकतंत्र क्या है ना। लोकतंत्र के बारे में हम जानेंगे लोकतंत्र क्या है और आखिर लोकतंत्र है क्यों। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी है, ल्यूसेंट है, इनसे पढ़ना किसी भी परीक्षा को निकाल लेना है ना। तो आज अब मैं आपको जो थ्योरी पढ़ाऊंगी, थ्योरी में इसलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं आपको बताती जाऊंगी कि परीक्षा में एनसीईआरटी, आप लोग बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और कहते हैं एनसीईआरटी में तो कुछ मिलता ही नहीं है, आपने ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन देख लिए उनमें से आता ही नहीं है। वहाँ से नहीं आता, आपको थ्योरी में से क्वेश्चन बन के आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी वैसे ही वैसे मैं आपको अंडरलाइन करती जाऊँगी, बताती भी जाऊँगी कि भाई क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ये एक कॉमन सा जो है आपकी लोकतंत्र की डेफिनेशन है। ठीक है, इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों को चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, जिनको चुना नहीं गया है पर वह भी फैसले ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना भी जरूरी है? ये सब हम आज जानेंगे, जिससे कि हमें पूरा कंफर्म हो जाएगा कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई लोकतंत्र क्या है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं लोकतंत्र क्या है। कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। अब यहाँ पर बात करते हैं, पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी। तो उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या किया था? उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया था। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया, यानी कि खुद ब खुद उन्होंने सारे काम कर दिए। फिर 2002 में क्या हुआ कि एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा भी लिया। अब पाकिस्तानी मीडिया जो थी, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर क्या हो रही हैं? गड़बड़ियाँ हो गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर दिया गया। यहाँ पर वो क्या कर रहे थे? सब कुछ अपना मन का कर रहे थे। तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है और इसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। और इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में क्या हुआ? चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास ही थी। सब कुछ जो मेन सत्ता जो थी, मेन पावर जो थी, वो किसके पास थी? जनरल मुशर्रफ के पास थी। अब यहाँ पर स्पष्ट क्या होता है? यहाँ पर स्पष्ट ये है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर भी चर्चा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया।
हम ऐसा नहीं कह सकते कि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला जो है सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में ही था। यहाँ पे क्या था, मुशर्रफ ने जो था मेन सारा सत्ता अपने हाथ में ले रखी थी और सिर्फ दिखाने के लिए जनता के हाथ में कुछ निर्णय दे दिए थे, लेकिन वो निर्णय जनता नहीं ले सकती थी। मेन सत्ता जो थी वो इनके हाथ में ही थी। अब जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, ऐसे तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता था। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई जो है संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है और ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। अब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, लोग जो चुनते हैं वो एक औपचारिक रूप से चुनते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन पावर जो होती है वो दूसरे लोगों के हाथ में होती है, ठीक है। ऐसे कई देशों में भी ऐसा था। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। जो फाइनल डिसीजन होगा वो लोगों के द्वारा ही चुने हुए होने चाहिए। ये सबसे पहली एक लोकतंत्र की विशेषता होती है। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला कैसे होता है, तो चीन की संसद को कमांगुओं और रेमबिन दाइवियाओं द्वारा दाहुई यानी कि राष्ट्रीय जन संसद भी कहते हैं, ठीक है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार रखता है। अब इसको आप याद रखिएगा कि चीन के जो संसद है, राष्ट्रीय जन संसद, ये कब कितने साल बाद होती है, प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से जिसके चुनाव होते हैं। और इस संसद को देश का जो राष्ट्रपति, उनके देश का जो भी राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं और कुछ सदस्य जो हैं चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। जब चुनाव होने को होते हैं तो यहाँ पर सबको मंजूरी लेनी होती है। और 2002 और 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। यहाँ पर सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अब 1930 में जो था, आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते थे। यहाँ पर अलग अलग देशों की बात हो रही है कि अलग अलग देशों में किस तरीके से व्यवस्था है, ठीक है। तब आपके हम भारत की भी बात करेंगे, लेकिन सब अलग अलग देशों की आपको व्यवस्था बताई जा रही है कि किस किस तरीके से सरकार का चुनाव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिको की। तो आपकी मैक्सिको में 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं और देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI, देखिए PRI नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर क्या होता था, कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। यानी कि उसकी एक पावर इतनी थी कि लोग जो विपक्षी खड़े भी हुआ करते थे तो वो भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। वो जाने कि अलग अलग अपने हथकंडे अलग तरीके से अपने काम कर कर आके अपनी पार्टी को बना लेती थी और उसका इतना पावर था, जितने भी सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग थे तो उस पार्टी की बैठकों में जो उनकी जो पार्टियाँ होती थी, उनकी जो मीटिंग होती थी, उन सब में जो है उनका जाना क्या था, अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे, स्पेशल रूप से जब उनकी ड्यूटी हुआ करती थी। और मीडिया भी जब जब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह भी कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। और PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च भी करती थी।
क्या हम ऊपर जितने भी हमने चुनाव के बारे में बात की, पाकिस्तान में बात की हमने, चीन की बात की हमने, मेक्सिको की बात की, तो यहाँ पर जो शासक चुनने का उदाहरण हम मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में क्या बात हुई थी? चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है, यानी कि जितने लोग उसके शासकों में आते हैं उन्हीं को वोट देना होता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हमें इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं, या फिर मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी, यानी कि भाई दूसरी पार्टी खड़ी हो सकती है, लड़ सकती है, विकल्प है, लेकिन असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। किसी भी तरह वहाँ का शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता, लोगों के चाहने पर भी नहीं। अगर लोग चाह भी रहे हैं कि भाई हमारा जो नेता है वह चेंज हो जाए, उसके बाद में भी मेक्सिको की ऐसी व्यवस्था है, वहाँ पे जो पार्टी है उसकी ऐसी जो है पावर है कि वो लोगों के चाहने पर भी उसको हम लोग नहीं हटा सकते हैं। तो वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि लोकतंत्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। अगर जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता तो वहाँ पे इस तरीके की सरकारें बनती हैं जो कि अपनी मनमानी करती हैं, ठीक है। फिर लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना यही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की जो होती है स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर मिले। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में अब हम आगे भी पढ़ेंगे। तो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, ठीक है। किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग हम पूरी दुनिया में मान लिया गया है कि किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 की बात करें तो सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज, जो भी अल्पसंख्यक समाज था, उनके लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में काफ़ी मुश्किलें प्राप्त हुई थी। उनको भी ज़्यादा उनका अधिकार नहीं था, उनको अपना अधिकार पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फिजी की चुनाव की बात करें, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से भी ज़्यादा था। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को भी जान सकते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य भी होना चाहिए, जो कि आगे के चैप्टर में बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार एक वोट एक व्यक्ति क्या है, यहाँ पे बात हो रही है भाई। तो वो भी क्या दिन थे जब मैं एक ही व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कार्टून के द्वारा बताया जा रहा है। अब कानून का राज और अधिकारों का आदर क्या है। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यकों गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी और उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज हो गया था, ठीक है। ये एक दल का नाम है जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी और उसके जो नेता था वो था रॉबर्ट मुगाबे। आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे पर सदा जानू पीएफ की दल ही जीतता था। भाई वो ही उसकी पावर थी, इसलिए वो हर बार जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से भी उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि कर दी। संविधान में बदलाव होता था कानून में, तो जितने भी राष्ट्रपति के अधिकारों में बढ़ावा होता जाता था। उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, यानी कि जो भी उसके विपक्ष में खड़े हुआ करते थे उन सबको परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार जो था विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था, भाई इन पर भी एक सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ
शासक दल के ही विचार प्रसारित होते थे। भाई अपनी मर्जी से कोई अपने विचार उस पर प्रसारित नहीं कर सकता था, उस पर भी कंट्रोल था। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। अगर किसी ने अपने अखबार में सरकार के बारे में कुछ गलत छाप दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो उस पत्रकार को भी परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, और उसने जजों पर दबाव भी डाल रखा था। फिर क्या हुआ, 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण अब बात करते हैं जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे में शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक भी हो सकते हैं, यानी कि जो लोकप्रिय पब्लिक जिसको पसंद कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वह नेता बहुत ही अच्छा है, वह भी अलोकतांत्रिक भी हो सकता है। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकता है। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर नज़र डालें कि चुनाव से पहले की हमारी क्या स्थिति थी और चुनाव के बाद में हमारी स्थिति क्या है। तब हम जान सकते हैं कि हमारा नेता कैसा है। ठीक है, तो चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने को स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। फिर यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि मैं पूरी थ्योरी आपको पढ़ूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ विशेषताएं यहाँ पर दे रखी हैं। लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के उन 5 उदाहरणों को पढ़िए। जैसे कि भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही गई सलाह पर काम करेंगे, तो ये हुआ कानून का शासन। ठीक है, भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, तो ये क्या हुआ, अधिकार का सम्मान। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी, तो एक व्यक्ति एक वोट और एक का मोल। अब लोकतंत्र जरूरी क्यों है? ठीक है, तो लोकतंत्र में सबसे पहले योलांदा, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब इस पर बहस करने की ज़रूरत है? तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो अपनी मैम से वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसमें तांगांगनी जो है वो बोलती है अपनी मैम को कि लिंगदोह मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? फिर जैनी यानी कि अगला स्टूडेंट कहता है, हाँ ये गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है, तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। फिर रिवियांग यानी कि अगला स्टूडेंट कहता है कि लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? ठीक है, फिर जैनी कहती है जो भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि हमें शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं और देश की परवाह किसे है? यहाँ पर जो बच्चे हैं ना क्लास में, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मैम के साथ में। यहाँ पे बच्चे आपस में बोल रहे हैं। फिर पाइमोन कहता है तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश का शासन के लिए बुलाया जाए? फिर रोज कहता है पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। ऐसा नेता जिसे चुनाव की, संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों। देश के हित में जो कुछ ज़रूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी देश से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार को खत्म होगा। तो फिर कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। फिर दोई कहता है अगर ये व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा अगर वह खुद भ्रष्ट होता? फिर रोज कहता है मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ।
फिर दोई कहती है ये ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो तो वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता हुआ सिर्फ ये है कि हमें उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते हैं। फिर मैडम लिंगदोय जो हैं इन सारे बच्चों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। तब उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया कि तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे कि ये देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, ये तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या फिर आपको अपनी जो है बात कहने के लिए सज़ा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा सा तर्क है ना? तो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या है? लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। तो यहाँ पर बताया निश्चित रूप से लोकतंत्र में सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है और कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या क्या आते हैं? तो चीन में 1958 में 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। क्यों? भारत में लोकतांत्रिक पद्धति जो है आपकी व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरीके से काम किया था वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की थी। अब हमारा देश तो भाई लोकतांत्रिक है तो सबके बारे में सोचता है, तो ये इसका एक पक्ष है। ठीक है, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती तो विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाले स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग जो हैं भूख से नहीं मर सकते थे। ये उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बनाने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाता है। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, यह भी सब प्रकार से चलाने के ऊपर है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होती है। ठीक है, अब इसमें जो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि वीडियो हो रहा है बहुत लंबा। अब कल चलिए इसकी डिटेल में जो है लोकतंत्र का बेहतर अर्थ क्या है इसके बारे में हम कल जान लेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में, क्योंकि एक ही चैप्टर भाई बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, एक ही उसमें तो मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ आपको, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगी, तब आप जानेंगे कि लोकतंत्र के बारे में और ज़्यादा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।